हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू ए वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसा कि आप हर जगह देख रहे हो कि लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के कारण हो सकता है कि ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा है इतना ऊपर चला गया। बहुत बच्चे जिनको टाइम की कमी पड़ गई थी काफी सेंटर्स में, तो उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है और ये जो ग्रेस मार्क्स है इन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के तहत कैलकुलेट किया है और वो जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो इन्होंने डायरेक्टली बताया नहीं। एनटी ने कल ट्वीट करके बस इतना बता दिया था कि हमने जो नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया है वो 13 जून 2018 को जो एक बेंच ने बताया था कि इस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन देना है अगर टाइम की कमी होती है, तो उसको फॉलो करते हुए दिया है। अब नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका है, ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो इस जजमेंट में लिखा हुआ है जो कि 13 जून 2018 का है, जैसा कि एनटी ने बताया था कि इसी से हमने उसको फॉलो किया है। और यही चीज मैंने अपने दोस्त जो कि एक लॉ की पढ़ाई कर रहा है तो उससे निकलवाया और फिर इसको पढ़ के पूरी स्टडी करके मैं आपके पास लेकर आया हूं और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एनटीए ने आपको नॉर्मलाइजेशन दिया है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये जो जजमेंट था ये क्लैट 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी सारी दिक्कतें हो गई थी जहां पे बच्चों को टाइम की कमी हो गई थी। बेसिकली हो क्या रहा था कि उनके सामने जो ऑप्शन आ रहा था, ऑनलाइन एग्जाम होता है क्लैट का, जो ऑप्शन है उसके उनके सामने अपीयर होते थे, डिसअपीयर होते थे, उनका जो स्क्रीन था वो कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता था। जो इन्विजिलेटर्स थे वो हेल्प नहीं कर रहे थे उनका इस चीज में। ठीक है, काफी सारे ग्लिचेस आए थे जिसके कारण उनको टाइम की कमी हो रही थी और जितना उनको टाइम अलॉट था उतना वो टाइम दे नहीं पाए एग्जाम में। इसके कारण उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया और उस पिटीशन के अकॉर्डिंग जब जज वहां पे बैठे उन्होंने क्या किया, दो चीजें बताई कि या तो आप पूरा एग्जाम जो आपने लिया था उसको रिकंडक्ट करो, मतलब इस एग्जाम को कैंसिल कर दो, फिर से कंडक्ट करो, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है, काफी मनी इन्वेस्ट होता है और जिनका एग्जाम अच्छा गया उनके लिए काफी ये फिर गलत बात हो जाती है। तो ये आप कर सकते हो, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो कि आप उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जितना उनका टाइम लॉस हुआ है उसको कंपनसेट कर सकते हो, उनको ग्रेस मार्क्स दे सकते हो। अब ये जो ग्रेस मार्क्स थी कैसे कैलकुलेट करना था ये मेन क्वेश्चन था जिसको इन्होंने इसी जजमेंट में बताया है। अगर मैं नीचे लेके जाता हूं आपको तो यहाँ पे जो आपको ये टेबल दिख रहा है ये मैं आपको पीडीएफ अटैच कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। इसमें इन्होंने अच्छे से कैलकुलेट करके बताया है कि कैसे आपको ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट करना है किसी के लिए और नॉर्मलाइजेशन देना है। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है पीडीएफ में, अकॉर्डिंग टू नीट स्टूडेंट, जो यहाँ पे तो उन्होंने क्लैट के लिए बताया है और मैंने यहाँ पे जो किया है वो आपके नीट स्टूडेंट के लिए बताया। मान लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है अनमोल। ठीक है, ये कोई रियल स्टूडेंट नहीं है, मैंने बस नाम रखा है। अब सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन है अगर उसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 12,000 सेकंड आएगा। ठीक है, 200 मिनट का आपका एग्जाम होता है, 60 सेकंड्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 12,000 सेकंड्स का आपका एग्जाम हो गया। तो ये हो गया टोटल एग्जाम ड्यूरेशन। अब मान लेते हैं कि ये जो अनमोल स्टूडेंट था इसको 20 मिनट कम पड़ गया एग्जाम में, मतलब कि किसी एग्जामिनर की गलती के कारण या कोई भी गलती के कारण उसको 20 मिनट कम मिला एग्जाम में। तो जो टाइम लॉस हुआ एग्जाम में वो कितना हुआ, 20 × 60 मतलब कि 1200 सेकंड का लॉस हुआ। ठीक है, तो कितना टाइम बचा था अनमोल के पास? अनमोल के पास जो टाइम बचा था वो था 12,000 से 1200 माइनस कर दोगे तो 10,800 सेकंड बचा था अनमोल के पास। तो अवेलेबल टाइम इन सेकंड्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं कि अनमोल ने जितना उसके पास टाइम था अवेलेबल टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसने अनमोल ने जो एक 10,800 सेकंड्स के बचे थे जिसमें उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसमें 150 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से जो करेक्ट उसने किए थे वो 125 थे और इनकरेक्ट क्वेश्चन जो उसने किए थे वो 25 क्वेश्चन थे। मतलब कि अनमोल ने 10,800 सेकंड में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 125 क्वेश्चन उसके करेक्ट थे और 25 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट थे। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग ही उसका मार्क्स कैलकुलेट करते और उसको अगर आप कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं देते तो जो उसका ओरिजिनल स्कोर बनता वो बनता 475 मार्क्स। ठीक है, आप कर सकते हो 125 × 4 करोगे। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन गलत है तो -25 कर दोगे, आपका 475 मार्क्स बन के आएगा। ठीक है, ये तब है जब आपने उसको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया उस टाइम को कंपनसेट करने के लिए जो कि उसका लॉस हुआ था। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं? नॉर्मलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करती है एनटीए, जैसा कि उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे आंसरिंग एफिशिएंसी। अब आंसरिंग एफिशिएंसी का मतलब कि एक क्वेश्चन करने में उसको कितना टाइम जा रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए उसने जो फॉर्मूला लगाया है वो है अवेलेबल टाइम, जितना उसके पास टाइम बचा था डिवाइडेड बाय जितना उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो टाइम कितना बचा था अनमोल के पास लॉस होने के बाद, 10,800 सेकंड बचा था और उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इस टाइम में, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो इसका जो आंसरिंग एफिशिएंसी आएगा वो आएगा 10,800 डिवाइडेड बाय 150 मतलब कि 72, मतलब कि एक क्वेश्चन करने में उसको 72 सेकंड जा रहा है। अब एक बार उसने ये आंसरिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया, अब एनटीए दिखेगी कि अगर जो टाइम लॉस आपका हुआ था अगर वो नहीं होता तो आप कितने एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो है कि कितना जितना आपका टाइम लॉस हुआ था डिवाइडेड बाय आंसरिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो टाइम लॉस आपका हुआ था 20 मिनट्स का, मतलब 1200 सेकंड्स का, और आंसरिंग एफिशिएंसी आपने अभी कैलकुलेट किया 72। अगर आप उससे डिवाइड करोगे 1200 को तो 16.6 आएगा, मतलब कि अगर इसको अप्रॉक्सीमेट निकालोगे तो 17 क्वेश्चंस आप एडिशनल सॉल्व कर पाते अगर 20 मिनट आपका लॉस नहीं हुआ होता। और ये सबके लिए वैराई करेगा, क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले आंसरिंग एफिशिएंसी निकाली, क्योंकि इस बच्चे को सॉल्व करने में, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 72 सेकंड लग रहा है, इसलिए इसका यहाँ पे जो एडिशनल क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाता वो 17 आता। मान लो किसी का आंसरिंग एफिशिएंसी कम होता, मतलब कि 50 सेकंड होता, मतलब वो एक क्वेश्चन को 50 सेकंड में ही कर लेता, तो उसके लिए जो एडिशनल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन के आते वो ज्यादा आते हैं। ठीक है, और उसको ज्यादा ग्रेस मार्क्स मिलता।
अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि रिवाइज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट उसने कितना किया होता अगर उसको जो लॉस उसके साथ हुआ है वो नहीं हुआ होता तो रिवाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करोगे? इनिशियल जो उसने अटेम्प्ट किए थे जब उसका टाइम लॉस हो गया था तो वो था 150, और एडिशनल क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट कर लिए होते अगर उसको टाइम दे दिया गया होता 20 मिनट का तो वो होता 17। तो आपने इसको प्लस कर दिया तो 167 क्वेश्चन जो है वो आ रहा है आपका रिवाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड। ठीक है, 150 क्वेश्चन तब अटेम्प्ट किए थे उसने जब उसके पास लॉस ऑफ टाइम था, और जब उसको आपने 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया होता तो उसने 17 कर लिया होता और सॉल्व। तो इसको प्लस करने के बाद जो चीज बन रही है वही है आपका रिवाइज्ड मतलब न्यू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड। अब आपने नया टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन निकाला है तो ऐसा तो नहीं कि 17 क्वेश्चन जो उसने किए वो 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहा था। अगर कर रहा था तो उसको उस हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे, उसके लिए भी आगे फॉर्मूला है। अब उसकी एक्यूरेसी कितनी है उस हिसाब से वो क्वेश्चन को गलत करेगा और सही करेगा। तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए कि ये जो उसने 167 क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें से उसने कितने करेक्ट किए होते, मतलब जो नए 17 क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसा तो इन सारे के सारे सही करेगा, तो उसमें से कितने सही थे कितने गलत थे इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आता है रिवाइज टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो नए आपके बने जो कि 167 है उसको मल्टीप्लाई करोगे आप इनिशियल करेक्ट के साथ। तो इनिशियल 150 में से जो करेक्ट थे वो 125 थे, तो 125 डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन किए थे। मतलब इससे आपको पता चल रहा है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो एक्यूरेसी को आप अगर नए टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नए नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं जो कि है 139। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप रिवाइज टोटल रॉन्ग आंसर्स कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए भी जो आपने नया टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन निकाला है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इनिशियल रॉन्ग डिवाइडेड बाय इनिशियल टोटल के साथ। इससे आपको पता चल जाता है कि वो कितने क्वेश्चन गलत करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे, और उससे जब आप मल्टीप्लाई करते हो 167 को तो आपको पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चन वो गलत करता। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 28। ठीक है, 27.8 है तो अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो 28 क्वेश्चन हो। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का फाइनल स्कोर बनता है वो ये बनता है कि अगर इसको 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया होता तो इसने जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं वो 150 नहीं किए होते हैं, बल्कि उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता तो 17 और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते तो 167 उसने टोटल सॉल्व किए होते, जिसमें से उसने करेक्ट किया होता कितना 139 और इनकरेक्ट कितना किया होता 28। तो मतलब कि जो उसका नया स्कोर है वो है 139 करेक्ट और 28 इनकरेक्ट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 528 मार्क्स, इसका नया स्कोर बनता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन से पहले जो इसका स्कोर बन रहा था वो था 475 मार्क्स, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 528 मार्क्स। मतलब कि 53 मार्क्स इसके बढ़ गए अगर जो भी इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके आंसरिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, इसका कितना एक्यूरेसी था उसके अकॉर्डिंग। तो 20 मिनट को कंपनसेट करने के लिए एनटीए ने 53 मार्क्स इस बच्चे को एक्स्ट्रा दी अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है मेरे हिसाब से जहां तक है। अगर एनटीए ने इसी जजमेंट को फॉलो किया तो इस जजमेंट में आपको यही फॉर्मूला देखने को मिलता है। ये पूरा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। इतना टाइम क्यों लगाओगे, मैंने सारा टाइम दे दिया है। बाकी लोग ढूंढ रहे थे कहाँ से किया तो मैंने यहाँ से निकाल के दिया, तो अभी आपको बहुत सारी वीडियोज इस पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हुआ है, और इसीलिए काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स बढ़ गए हैं अकॉर्डिंग कि उनका क्या आंसरिंग एफिशिएंसी है, उनकी कितनी एक्यूरेसी है पेपर को सॉल्व करने के लिए, और इसीलिए अलग अलग ग्रेस मार्क्स उनको मिले। ठीक है, अब इस जजमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं लिखा है कि ग्रेस मार्क्स कैसे देना है। इसमें यह लिखा है कि मान लो किसी को ग्रेस मार्क्स दे दिए, मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट बी को कोई भी टाइम की कमी नहीं हुई थी, इसको बिना कोई टाइम की कमी हुई, इसको मतलब पूरा का पूरा 200 मिनट मिला, और इसने जो स्कोर किया वो किया 650 मार्क्स। ठीक है, और स्टूडेंट ए को टाइम की कमी हो गई, और टाइम की कमी होने के बाद जो उसने स्कोर किया था वो इनिशियल स्कोर किया था 600। ये है नॉर्मलाइजेशन से पहले। लेकिन जब एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन लगाया, इसका सब एक्यूरेसी देखा, आंसरिंग एफिशिएंसी देखा, तो इसमें देखा कि इसको 50 मार्क्स और ग्रेस मार्क्स मिलेगा, और इसका भी स्कोर हो गया 650। अब दोनों का क्योंकि 650 स्कोर हो गया है तो अब आप दोनों को तो सेम रैंक दे नहीं सकते, और आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं बी वाले को पीछे कर दूंगा क्योंकि उसका एज ये है, अलग है। जो भी चीज़ आप लगा के कहते हो कि दूसरे वाले बच्चों को मैं पीछे कर दूंगा अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन नंबर, जो भी आप लगाते हो, वो सब रूल आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो बी वाला बच्चा है उसने बिना इस ग्रेस मार्क्स के 650 स्कोर किया है, और ए वाला जो बच्चा है वो उसने ग्रेस मार्क्स के साथ 650 स्कोर किया है। तो अगर आप इसको पीछे रैंक दे देते हो या फिर इसको पीछे रैंक देते हो तो दोनों को ही नाइंसाफी मिलेगी। तो इस केस में उन्होंने बोला कि आप इन दोनों को अगर इस बच्चे का बी वाले का रैंक जो है वो 7000 आ रहा है तो आप ए वाले का रैंक 7000 ए दोगे और इसका 7000 बी दोगे। मतलब कि दोनों का ही रैंक सेम रहेगा, बस ए और बी कैटेगरी में बांट दोगे, और बाद में इसको कंपनसेट करने के लिए कि जो रैंक है बाकी के पीछे ना हो जाए, अगर इसको आप घुसा देते हो बीच में तो बाकी की रैंक पीछे हो जाएगी, तो ये पीछे ना हो इसलिए आप क्या करोगे, एडिशनल सीट क्रिएट करोगे अपने सिस्टम में, ना कि आप रैंक पीछे कर दोगे, जो कि किया है एनटीए ने। ठीक है, जो 650 वाला बच्चा है वो पहुंच गया है कहाँ पे, बहुत पीछे पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि उसने इन सारे बच्चों को बीच में घुसा दिया।
जबकि इस जजमेंट में ये लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आप नीचे देखते हो, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, पेज नंबर 9 खोल के देखना आप इस जजमेंट का, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा है कि कैसे आपको अगर किसी एक बच्चे का रैंक 51 है और दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर ग्रेस मार्क्स देने के बाद, तो एक का रैंक आप 51A बोलोगे और दूसरे का रैंक 51B बोलोगे, और इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आप नए सीट्स क्रिएट करोगे ताकि कोई हैवॉक क्रिएट ना हो, जैसा कि इस साल हुआ है। तो ये तो NTA कर नहीं रही है कि नए सीट्स क्रिएट कर दो, और इतना आसान भी नहीं कि आप नए मेडिकल सीट्स क्रिएट कर दो। तो ये चीज़ कैसे कंपनसेट होगी, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा इसमें। मान लो नॉर्मलाइजेशन आपने लगा दिया क्लैट के जजमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो पॉइंट लिखा है इसको आपने कहाँ पे अप्लाई किया है, ये भी तो एक पॉइंट है क्वेश्चन करने का। तो इस पे हमें बात करनी होगी। नॉर्मलाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस पे अभी भी हमें आंसर चाहिए। NTA पता नहीं अब आंसर देती है नहीं देती है पता नहीं, मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ आया मैंने आपको बता दिया, और मोस्टली यही चीज़ भी है। मेन जो हमें क्वेश्चन करना है वो है कि अगर आपने नॉर्मलाइजेशन लगाया है तो जो दोनों बच्चे हैं जिनके 650 आ रहे हैं, एक का बिना ग्रेस मार्क्स का, एक का ग्रेस मार्क्स के साथ, तो इनकी रैंक तो सेम हो गई। अब रैंक अगर सेम हो रही है तो अगर आप इस बच्चे को बीच में घुसाते हो तो जो बच्चा था जो ऑलरेडी उस रैंक पे था वो तो पीछे चला गया, और इसी कारण जो 650 मार्क्स पे है उसको सिलेक्शन इस पर सीट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को कैसे आप कंपनसेट करते हो, इस चीज़ को कैसे आप टैकल करते हो, इस पर हमें आंसर चाहिए NTA का। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंसर्न अब बचा है। नॉर्मलाइजेशन तो मैंने आपको समझा दिया और मोस्टली यही चीज़ अप्लाई हुई होगी, बाकी आप देख सकते हो खुद से भी इसको। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया है, और क्या दिक्कत जो मैंने आपको बताई है मेन रैंक वाली वो कैसे दिक्कत दे रही है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।